हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन एंड वेस्टर्न बोथ। तो ये सारे क्वेश्चन 2021 से लिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको बहुत हल्का महसूस होगा, ठीक है। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न एथिक्स को। उम्मीद करूंगा वो सेशन आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल में जाकर देख लो। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2021 से। As per the politics of recognition of Charles Taylor, which one of the following is true? तो चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए, इट एडवोकेटेड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस दैट एम्फसाइज्ड दैट एवरीवन वुड रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक आइडेंटिटी, मतलब इसने मतभेद की राजनीति का समर्थन किया जो इस बात पर बोल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट पहचान की मान्यता का धारक है। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, इट एडवोकेटेड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस दैट एम्फसाइज्ड दैट एवरीवन वुड रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिवर्सल शेयर्ड आइडेंटिटी, मतलब इसने मतभेद की राजनीति का समर्थन किया जो इस बात पर बोल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौम सही पहचान की मान्यता का धारक है। ऑप्शन सी, इट एडवोकेटेड politics of indifference that emphasized that everyone would recognition of the unique identity, मतलब इसने उदासीनता की राजनीति का समर्थन किया जो इस बात पर बोल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट पहचान की मान्यता का धारक है। या फिर ऑप्शन डी, इट एम्फसाइज्ड ए मूव फ्रॉम रिकॉग्निशन टू नॉन रिकॉग्निशन, मतलब इसने मान्यता से गैर मान्यता की और अंतरंग पर बल दिया। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इट एडवोकेटेड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस दैट एम्फसाइज्ड दैट एवरीवन वुड रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक आइडेंटिटी। तो चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति के अनुसार इसने मतभेद की राजनीति का समर्थन किया जो इस बात पर बोल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट पहचान की मान्यता का धारक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कौटिल्य। तो कौटिल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए, द एम ऑफ द पॉलिटी इज द योगक्षेमा ऑफ द सब्जेक्ट। ऑप्शन बी, कार्विंग ऑफ द मोत्सनाया विद इन द स्टेट इज एडवोकेटेड। ऑप्शन सी, योगक्षेमा इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होगा। तो फ्रेंड्स, कौटिल्य नीतिशास्त्रों में बताया गया है कि राजनीति का लक्ष्य प्रजा का योगक्षेम है और ये योगक्षेम का दायित्व राज्य पर है। और कौटिल्य नीतिशास्त्र में राज्य के भीतर मुत्सनय पर अंकुश लगाने का कार्य किया गया है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर का शोषण ना करे और अराजकता की स्थिति से बच सकता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ऑप्शन ए और बी मीन्स राजनीति का लक्ष्य प्रजाओं का योगक्षेम है और राज्यों के भीतर मत्स्य न्याय पर अंकुश लगाने का समर्थन किया गया है। तो देखो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, केवल ए और बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपेक्षा अकॉर्डिंग टू कामंदका इज, तो कामंदक के अनुसार उपेक्षा क्या है? ऑप्शन ए, अबंडनिंग द डिसीजन, मतलब निर्णय का परित्याग करना। ऑप्शन बी, डेलिबरेट नेग्लेक्ट ऑफ द सिचुएशन मीन्स परिस्थिति की सुविचारित उपेक्षा। ऑप्शन सी, डिप्लोमेटिक इम्पेटियंस, मतलब कूटनीतिक अधीरता। या फिर ऑप्शन डी, डिप्लोमेटिक इंडिफरेंस, मतलब कूटनैतिक उदासीनता। तो फ्रेंड्स, कामंदकीय नीतिसार के अनुसार उपेक्षा एक कूटनैतिक उदासीनता है, मतलब ऑप्शन डी, डिप्लोमेटिक इंडिफरेंस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कामंदकीय नीतिसार अहिंसक है और वो इस अस्तित्व पर बल देती है। तो कामंदक कौटिल्य के साम दाम दंड भेद उपेक्षा में इनमें सारे से विश्वास नहीं रखते हैं। वो मंत्रणा शक्ति, प्रभु शक्ति और
उत्साह शक्ति की बात करती है। कामंदक कौटिल्य के उपेक्षा नीति का तुलना कूटनैतिक उदासीनता से करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following feminist theories argue for working within the structure of mainstream society to integrate women into that structure? तो निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद सिद्धांत महिलाओं को समाज की मुख्य धारा के ढांचे से समेकित करने हेतु इसी संरचना के भीतर कार्य करने की वकालत करता है? तो ऑप्शन ए इको फेमिनिज्म, ऑप्शन बी लिबरल फेमिनिज्म, ऑप्शन सी रेडिकल फेमिनिज्म या फिर ऑप्शन डी सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है उदारवादी नारीवाद, मतलब ऑप्शन बी लिबरल फेमिनिज्म। अब उदारवादी नारीवाद फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रेरित और आत्मज्ञान के विज्ञान पर आधारित था और इस नारीवाद का मुख्य विचार ये है कि सब मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं और पुरुषों की समानता और अधिकार पर जोर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेसिस्टेंस दैट गांधी मेंटेन्स। तो गांधी जी द्वारा पालन किए गए सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच विभेद के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए सत्याग्रह अनलाइक पैसिव रेसिस्टेंस इन्वॉल्व्स फोर्स, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत सत्याग्रह में बल निहित होता है। या फिर ऑप्शन बी सत्याग्रही रेस्पेक्ट्स द लॉ अनलाइक ए पर्सन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत सत्याग्रही कानूनों का पालन करता है। या फिर ऑप्शन सी सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ लव, मतलब सत्याग्रह प्रेम की अनुभूति पर आधारित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो फ्रेंड्स सत्याग्रह अनलाइक पैसिव रेसिस्टेंस इन्वॉल्व्स फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स नहीं होगा, राइट। तो बल तो नहीं प्रयोग किया है, तो ऑप्शन ए डिलीट हो जाएगा। अब सत्याग्रही रेस्पेक्ट्स द लॉ अनलाइक ए पर्सन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ये तो बिल्कुल सही है। और सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन द फीलिंग्स ऑफ लव, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब बी एंड सी ओनली। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। गांधी जी सत्ता एवं मूल्यों को सत्य का पर्याय मानते थे और सत्याग्रह इसी से संबंध चिंतित है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के विरोधी पक्षों को सूचित करता है, जिसका अर्थ है प्रत्याक्रमण ना करना। मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध कहीं न कहीं बदले की भावना से प्रेरित होता है, जबकि गांधी जी सत्याग्रह के आग्रह के माध्यम से जैसे को तैसा करने की भावना का परित्याग करने की बात करते हैं। सत्याग्रह में प्रेम एवं शांति का भाव होना अनिवार्य है, राइट। और सत्याग्रही कानून पालन करना है और इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरोध में ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो सत्याग्रह सकारात्मक पहलू से संबंधित है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए द एम ऑफ द पॉलिटी इज द योगक्षेम एंड द रक्षण ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब राजनीति का लक्ष्य प्रजा का योगक्षेम और रक्षण करना है। ऑप्शन बी योगक्षेम इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, योगक्षेम राज्यों का उत्तरदायित्व नहीं है। या फिर ऑप्शन सी कार्विंग द मोत्सनय विद इन द स्टेट इज एडवोकेटेड। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में ही किया था, राइट। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो योगक्षेम इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये तो नहीं होगा, राइट। तो ये घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड उपेक्षा एज ए सुप्रीम वर्च्यू। तो निम्नलिखित में से किसने उपेक्षा को परम सद्गुण के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी कामंदक, या फिर ऑप्शन सी कौटिल्य, या फिर ऑप्शन डी नारद। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले भी उपेक्षा को किया था कि वो कामंदक ने दिया है, राइट। और वो सर दिया है वो कौटिल्य के ऑपोजिट समझाने के लिए, राइट।
तो देखो कामोद्दकीय नीतिशास्त्र कामोद्दकीय द्वारा राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है और ये ग्रंथ राजनैतिक नैतिकता से संबंधित है और कामोद्दक उपेक्षा को परम सद्गुण के रूप में मानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू इको फेमिनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक नारीवाद के संदर्भ में नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट ट्रू लिखा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो देखो ऑप्शन ए, इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन्स। इससे प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का पता चलता है। ऑप्शन बी, इट एड्रेसेस द पैरेलल्स बिटवीन ऑपरेशंस ऑफ नेचर एंड ऑपरेशंस ऑफ वुमेन। इससे प्रकृति के दमन और महिला उत्पीड़न के बीच समानताओं की व्याख्या होती है। या फिर ऑप्शन सी, इट कंसीडर्स ए सेपरेशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर टू द रूट सोर्स ऑफ ऑल प्लेनेटरी इल्स। मतलब ये सभी ग्रहीय बुराई का मूल सूत्र प्रकृति और संस्कृति के होने के बीच अलग पर विचार करता है। या फिर ऑप्शन डी, इट क्रिटिसाइजेस द ऑपरेसिंग रोल ऑफ नेचर ऑन वुमेन। मतलब ये प्रकृति द्वारा महिलाओं का दमन करने की भूमिका की आलोचना करता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी ये गलत है, ठीक है। इट क्रिटिसाइजेस द ऑपरेशंस रोल ऑफ नेचर ऑन वुमेन, ये बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू इको फेमिनिज्म। तो फ्रेंड्स इको फेमिनिज्म ये सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन है और ये महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार और शोषण तथा पर्यावरण क्षरण के माध्यम गहन संबंध स्वीकार करता है। और ये इको फेमिनिज्म लैंगिक विभेद, पर्यावरण प्रदूषण, राइट, और प्रजातिवाद एवं अन्य सामाजिक विषमताओं में गहन अंतर संबंध स्वीकार करता है। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लमेटिक सेपरेशन बिटवीन ए सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट दैट प्रॉपरली बिलोंग टुगेदर इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन मार्क्सिज्म एज। तो मार्क्सवाद में विषय और प्रयोजन जो सम्यक रूप में एक साथ रहता है, इसके बीच समस्यात्मक पृथकीकरण का संप्रत्यय किस रूप में है। तो ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी, एलिनेशन, ऑप्शन सी, फेटिज्म, या फिर ऑप्शन डी, एस्ट्रेंजमेंट। तो फ्रेंड्स एलिगेशन ये मार्क्सिज्म का एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, एलिनेशन। तो एलिनेशन का अर्थ है विसंबंधन। तो फ्रेंड्स मार्क्सवादी दर्शन का मानवीय चेहरा 1844 में प्रकाशित ग्रंथ जो कि है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में दिखा है, राइट। इसमें पूंजीवाद का विश्लेषण वर्ग शत्रुता, वर्ग संघर्ष तथा हिंसात्मक क्रांति से आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि पूंजीवाद की व्याख्या बुरे प्रभाव के अलग पहचान और स्वतंत्रता का खोने की आधार पर की गई है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और एक यूनिट रह गया है, वो है अप्लाइड फिलोसफी, तो उसको भी कवर करवा देंगे 1-2 दिन में। तो आप लोग बस हमारा साथ दीजिए और कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।